अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है, जिस पर अमल करते हुए इस्राईली तैयारों ने रात भर अहले गजा पर बम बरसाए, फ्रेंडशिप अस्पताल पर रॉकेट मारे, जैतून महल्ले का भरा पड़ा घर टारगेट किया और बच्चों, खवातीन समेत फैमिली के 18 अफराद को शहीद कर दिया। डेमोक्रेट अमरीकी सेनेटर हिलरी क्लिंटन ने मुमकिन जंगबंदी को हमास के लिए तोहफा करार दिया, हमास को दहशतगर्द कहा। हिलरी के नजदीक हमास दहशतगर्द है तो क्या इसकी सजा अहले गजा को मिलनी चाहिए? शायद इसलिए अमेरिका 25 रोज से जारी बमबारी का हिमायती बना हुआ है, जिसमें अब तक 8,400 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 23,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 2 लाख से ज्यादा घरों पर फजा से बमबारी, जमीनी महाज से भी गोलाबारी की गई, जो कि अब भी मुसलसल जारी है। 32,500 घर मलबे का ढेर बन चुके, 12 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज में खिदमात की फराहमी मुअत्तल हो गई। सैनी फौज की बर्बरियत से 80 सरकारी इमारतें, 47 मसाजिद, 3 गिरजा घर और 203 स्कूल भी तबाह हो गए। तबाही और बर्बादी की ये दास्तान अभी जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार अहमद खान साहब ने। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ साबिक सिफारतकार और तज्जियाकार डॉक्टर जमील खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर, यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बताया गया है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है और हर रोज़ 420 बच्चे शहीद या फिर ज़ख्मी हो रहे हैं। सर, दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी तक हमने देख लिया कि 8,400 शोहदा में से 3,500 बच्चे हैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? जी हाँ, ये सिलसिला तो रुकता इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, इसमें एक नुकता और शामिल कर लें कि ये बच्चे जो हैं, ये तकरीबन इनको 10 मिनट तो के बाद तो है, लेकिन दुनिया में इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जानों का ज़िया, मासूम नन्हे बच्चों की शहादतें, ये पहली दफ़ा अब तक इस दुनिया में ही देखने में आई है। और उसके साथ-साथ अगर इसको ये देखा जाए, न सिर्फ ये बल्कि पिछले 24 घंटे में आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि आग ही आग, बारूद ही बारूद, बम ही बम और बंकर बस्टर क्या नहीं किया इजरायली फोर्सेस। बाकी ब्रिगेडियर साहब बताएंगे आपको कि इजरायली फोर्सेस जिनकी के रिजर्विस्ट सिर्फ 4,500 4,65,000 हैं और उनकी एक्टिव फोर्स 1,70,000, तकरीबन 7.5-8 लाख फोर्स उन्होंने मोबिलाइज कर लिया है। और उस मोबिलाइज करने के बाद अभी जिस तरह ग्राउंड इंट्रूजन कर रहे हैं ये और करना शुरू कर दिया है, गो कि हमास की तरफ से भी रेजिस्टेंस आई है इनको, तो ये महसूस होता है कि इस सिलसिला रोकते हुए नजर नहीं आता, इसलिए कि इन्हें जो शय हासिल है सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर करना ही नहीं चाहता। सीज फायर सिक्योरिटी काउंसिल तो ह्यूमैनिटी के लिए भी पास नहीं देना चाहता था। ये जनरल असेंबली ने एक अखलाकी प्रेशर डाल दिया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो उसको वीटो, मतलब एजेंडे को आने से पहले ही वीटो कर दिया। तो जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट जो है बरखिलाफ रेस्ट, लेकिन वेस्ट में भी देखें तो कितने दर्दे दिल रखने वाले लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं, बशमूल जो यहूदी हैं। यहूदियों ने इतना बड़ा निकाला है अपना एक प्रोटेस्ट सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में, कि उसमें कहते हैं कि नॉट इन आवर नेम, हमारा नाम इस्तेमाल मत करो, ये हमारा मतमाय नजर नहीं है, ये सहूनियत का है, जिससे कि इजराइल सहूनियत को लेके आगे चल रहा है। और उन्होंने यकीनन उन्होंने मजम्मत की बच्चों की, बूढ़ों की, तो इसकी पजीराई करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका असर तो हम देखा नहीं हमने अभी तक। उसका कोई खास असर हमें नजर नहीं आया, क्योंकि रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं। जी जी, उसका असल असर तो नहीं हुआ, असल असर तो नहीं हुआ, लेकिन एक असर हुआ है कि 145 ट्रक जो रिलीफ के थे, हालांकि वो डेली आने चाहिए थे, कई अरसे के बाद, कई दिनों के बाद 145 ट्रक पिछले 24 घंटे में छोड़े हैं। और ये इस किस्म का बॉटम्स अप प्रेशर, जो पब्लिक प्रेशर बाइडन पे भी पड़ा है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा आटे में नमक के बराबर ये रिलीफ उनको मिला है। लेकिन अगर इसके पर्दा अगर देखें तो बहुत सारे और महरकात हैं
जो कि हम अगर डिस्कस करेंगे तो आपके नाज़रीन के लिए भी शायद कुछ मुफीद हो। तो बिल्कुल। आप आगे चल के ये जी, बात कर डॉक्टर लेते हैं साहब ब्रिगेडियर एक साहब और से। अहम मामला जी, आपसे पूछना सर। है, वो ये कि हमास मुज़ाहमतकार है, जी। जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो खामोश है, जो कि अदम तशद्दुद पर बिलीव करती है। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, ये जो इसकी खामोशी है, वो फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए आपके ख़्याल में फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? उसकी वही खामोशी है जो बकिया तमाम 57 ममालिक की एक लिहाज से खामोशी है ओआईसी के मेंबर्स की। ओआईसी के मेंबर्स ने क्या कर लिया, एक बुझा-बुझा सा एक मीटिंग कॉल कर ली, जो कि आर्टिकल 12 के तहत एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, उसका ना लेना एक ना देना, दो एक रेजोल्यूशन पास करके छोटी-सी एक स्टेटमेंट दे के खामोश हो गए। अगर इतने सीरियस होते ये 57 ममालिक के, तो फ़लस्तीनी बेचारे वो ये एक छोटा-सा एक टुकड़ा है, उसमें तक जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, उनकी तादाद ही इतनी थोड़ी-सी कम है, ना उनमें ताकत है, और उसको मज़ीद जो इर्द-गिर्द के लोग दबा के रखते हैं कि आपने नहीं बोलना है कुछ। और इसकी मैं मिसाल आपको दे दूँगा 2017 की, जबकि दारुल ख़िलाफ़ा को शिफ्ट किया जा रहा था तल अवीव से बैतुल मुक़द्दस के साथ यरूशलेम में। तो फिर उसमें उस वक़्त खामोशी इसी तरह उनको दबा के रखा गया कि खामोश रहो। तो इसी तरीके से अब वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन असल रोना हमारा ये है कि आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान की बुला के एक सेशन और एक सबमिट, इमरजेंसी सबमिट, एक्शन लेते, एक्शन से मुराद ये कि कोई पाबंदियाँ लगाते। अगर हिम्मत है तो पाबंदियाँ लगाएँ, बायकॉट करें और उसके बाद दोबारा भेजें रेज़ोल्यूशन पास करके सिक्योरिटी काउंसिल में, गो के वो वीटो होता है, लेकिन कम से कम एक प्रेशर तो पड़ता रहेगा। लेकिन इतनी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि ज़्यादातर हमारे जो हुक्मरान हैं उनका इंटरेस्ट वेस्ट में है, उनके अवाम का इंटरेस्ट वो उन फ़लस्तीनियों के साथ है और इस मज़ाहमत के साथ है। तो उसकी वजह से हमारे जो इतना नुकसान हो रहा है, और पहली दफ़ा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वैसे तो फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा यही होता रहा है। 1948 में जो जिनको अपनी ज़मीन से भगाकर बिल्कुल एक टुकड़े में लाया गया गाज़ा में, वो यहाँ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये गाज़ा में ये ज़्यादातर वो रिफ्यूजीज़ हैं, जो कि 1948 में जब इज़राइल ने उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, तो इधर आके बैठे। अब इनको बम से मार-मार के इनके घरों को, तकरीबन 2 लाख की रिपोर्ट है इमरान, 2 लाख घरों को इन्होंने जो है वो बर्बाद कर दिया है। और जब 2 लाख घर बर्बाद होंगे और तकरीबन 30,000 टन बारूद जो है वो इस्तेमाल हुआ है इन बमों में। और डिफेंस एनालिस्ट इसको सही बता सकेंगे कि इन जो प्रिसिशन वेपन्स हैं, इसमें डिप्लीटेड यूरेनियम होता है, और इराक और अफगानिस्तान जहां-जहां प्रिसिशन वेपन इस्तेमाल हुए हैं, वहां डिप्लीटेड यूरेनियम के असरात उन नवज़ायदा बच्चों में और जो पैदा होते हैं बच्चे उनमें भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा आने वाली नस्लों पर भी इसका असर पड़ेगा। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब हमारे ये जो पूरी दुनिया ने अपनी इखलाकी और इंसानी इक़दार का जो मुज़ाहिरा किया है इस तमाम मामले पर, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आप सर ये बताइएगा, ये जो फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का अब ये बड़ा प्लान जो है वो शुरू हो गया है, और सहराए सीना में फ़लस्तीनियों को बसाने का एक मंसूबा है जो कि काफ़ी पहले से भी हमें नज़र आ रहा था। फ़लस्तीनी तो पहले ही अपने वतन से बाहर हैं सर, लाखों बेघर हो चुके हैं, अपने घरों में उनके घर तो तबाह हो चुके हैं, उनको वैसे ही बेदखल किया हुआ है। तो ये जो मंसूबा है सहराए सीना में उनको बसाने का, आपको लगता है इस तरफ मामला जा रहा है? इसमें एफर्ट तो इनकी रही है डे वन से। आई थिंक लास्ट टाइम वी डिस्कस वाज कि ये एक परसिस्टेंट पॉलिसी है दाइवा, और इसमें शुरू में आप देखें पहले ऑक्यूपेशन हुई, वहां से बेदखल हुए, उसके बाद लेट्स से दे वेंट टू 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही चलेंगी, गाजा और वेस्ट बैंक में इनको कोई आप कहने सुख का सांस मिलेगा, तो वो भी डिनाई किया जा रहा है। और द वे दे वर ट्रीटेड लॉन्ग टर्म में, ये मैं मान सकता हूँ कि ये प्लान हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा आई डोंट थिंक सो। शायद दुनिया भी इतनी भी फारग नहीं होगी, इतना जमीन मुर्दा नहीं हो गया कि इस तरीके से दिन दिहाड़े इनके साथ ये किया जाए। अभी जो चीजें हैं अभी तक क्लियर भी नहीं है, लाइक देयर ग्राउंड ऑफेंसिव जो गया है उसमें काफी लॉसेज हुए हैं। अभी अगर आप देखें हमास की जो कुछ आउटलेट्स हैं या हिजबुल्लाह की, तो उसमें इतनी सक्सेस नहीं हुई है। इसमें ऑलमोस्ट 20-25 लाख 22 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं गाजा में। तो ये जरूर है कि नॉर्दर्न गाजा में ज्यादा ऑपरेशन हुआ, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे कैन सेटल देम इन सनाए। और सनाए में अगर
स्टे करवाते हैं या उनको शिफ्ट करते हैं, तो उसमें तो फिर इजिप्ट की टेरिटरी है जो ऑलरेडी दे वुड नेवर लाइक, ना जॉर्डन ये चाहेगा और होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली दे शुड प्रेशराइज दी वेस्ट एंड इजराइल फॉर अ जी। प्रॉपर टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये जरूर है कि एक आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल डोमेन में या परसेप्शन डोमेन में ये एक नई चीज फेंकी गई है कि इनके साथ ये भी हो सकता है। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो कल भी एक तजवीज़ ये सामने आई थी कि देखिए मुस्लिम उम्मा जो है वो इकनॉमिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं है और डिफेंस वाइज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ लोग ये तजवीज़ दे रहे थे कि मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए और साथ में एक म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। ऐसी कोई किसी भी मुस्लिम ममालिक पर ये सूरत हाल बने तो उस सिस्टम को यूज़ करते हुए प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। आज के इन हालात में आपको लगता है ये तमाम सिचुएशन जो है वो डूएबल है, मुमकिन है? ये ऑल द मोर रीजन, देखें ये आज इधर आया है तो टुमारो इट कुड बी एनी अदर कंट्री। और जब से मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपको पता होगा कि एक तरह अलायंस बनी, लेकिन मोस्टली इट इज टू लुक आफ्टर द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। लेकिन उसी के ऊपर बिल्डअप किया, लाइक नेटो भी जब शुरू में बनी है तो आपको पता होगा इसी तरीके से वॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी नेसेसिटी भी है इसमें गल्फ के जो है या जैसे रेड सी में जो पैसेजेस हैं वहाँ पे दुनिया जहान का आप कह लें कि 61% ऑफ ऑयल एंड गैस फ्लो करता है। तो ग्लोबल माशी इंटरेस्ट भी है और मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड स्पेशली गल्फ कंट्रीज का अपना भी इंटरेस्ट है। और इसमें आई थिंक ओवरऑल ओआईसी वुड आल्सो दे कैन गेट बेनिफिट, ताकि जिस तरह अभी सीरिया में कई दफ़ा घुस गए, फिर इराक में चले गए, अफगानिस्तान में आ गए, इट हैज़ टू स्टॉप। और अगर स्टेबिलिटी ऑपरेशन करना भी है तो ओआईसी की अपनी फोर्स हो वो जो जाके करे। अभी इसमें एक अच्छी चीज़ हुई है कि सऊदी अरेबिया और ईरान किसी हद तक जो हॉस्टिलिटी थी वो कम हुई है एंड मे बी दे कैन कन्वर्ज, क्योंकि ये दो बड़े शिज़म थे जिस वजह से इस्लाम जो है डिवाइडेड रहा है। राइट। अगर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग पीस के लिए तो आई थिंक दिस कैन बी अ स्टार्ट पॉइंट, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू आई वुड से कवर। फिलहाल तो ये है कि अभी दुआ करनी चाहिए कि जो है मिडिल ईस्ट में जंग जो एक्सपैंड ना करे, जो लग रहा है बिकॉज मोस्ट लाइकली फ्राइडे को हिजबुल्लाह इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग वेरी बिग। बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, वो फ्राइडे को एक सुना है बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अगर एलानिया तौर पर हिजबुल्लाह भरपूर ताकत के साथ, हमें पता है कि हमास को पहले भी सपोर्ट करती रही हिजबुल्लाह, तो अगर हिजबुल्लाह भरपूर ताकत के साथ एलानिया तौर पर इस जंग में शामिल हो जाती है, फिर क्या सिनेरियो होगा सर? देखिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए तो बैरी बेड़े खड़े हुए हैं वहाँ। इसी चीज़ को रोकने के लिए तो ईरान पर भी प्रेशर पड़ रहा है, बाकी ममालिक का भी प्रेशर पड़ रहा है कि ऐसा ना हो। लेकिन इसका एक नेचुरल तरीका यही है, नेचुरल जो एक इमरजेंस हो रही है उसमें ऐसा होता नज़र आ रहा है। हिजबुल्लाह तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक इजराइल वहाँ पहुँच गया है। लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है लबनान के सरहदों के साथ तकरीबन 7-8 किलोमीटर तक। हिजबुल्लाह के तकरीबन 30-40 के करीब जंगजुओं को शहीद कर दिया गया है। वहाँ सहाफ़ियों को, वहाँ अच्छे-अच्छे बड़े सहाफ़ी गाज़ा में तो ख़ैर आपने तादाद दे दी, लेकिन लबनान में एक बहुत मारूफ़ रॉयटर्स का सहाफ़ी है, उसको डायरेक्ट निशाना बनाया गया है। तो सिलसिला तो तकरीबन और हिजबुल्लाह ने और ईरान ने और बाकी ये बिल्कुल रेड लाइन उन्होंने बयान कर दिया था कि रेड लाइन है अगर ग्राउंड इंट्रूजन होता है। तो ग्राउंड इंट्रूजन इन्होंने स्पेशल फोर्सेस के साथ लिमिटेड वे में हिट एंड रन पे कर दिया है शुरू, लेकिन पूरी तैयारी है जैसे मैंने बताया, अपने साजो सामान, अपने टेक्नोलॉजी, अपने बारूद जो मैंने बताया कि जिस तरह आग और बारूद बरसाया जा रहा है, तो उसके करने के बाद वो कहते हैं शॉक एंड ऑ, मिलिट्री में एक लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, शॉक एंड ऑ करने के बाद, घरों को मिसमार करने के बाद, अब उनका यही है कि ग्राउंड इंट्रूजन, क्योंकि टनल सर वो तो बढ़ रही है ना, कहते हैं कि शुमाली गजा जो है इस वक्त काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है, बल्कि आप कह सकते हैं कि खाली हो चुका है। और जनूबी गजा में जो इसराइली फ़ौजें हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रही हैं। इस सब के बाद फिर बचेगा क्या सर? बचेगा ये कि वो जाना चाहते हैं कि टनल निज़ाम जो है, इसीलिए वो बस्टर बम वगैरह मार रहे हैं कि टनल निज़ाम को तबाह किया जाए, जो अंदर वो कहते हैं इजराइल वाले कि तकरीबन 500 किलोमीटर के जाल बिछा हुआ है मुख्तलिफ अंदाज में। हालांकि टोटल 41 मील का तो टोटल पट्टी है ये, लेकिन वो कहते हैं अंदर अंदर सारे कनेक्टेड हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दफ़ा घुस के उन टनल्स में, और वो कहते हैं कि हॉस्टेजेस को भी वहीं रखा गया है। तो ये अगर तमाम चीज़ें आप देखें और जितनी सपोर्ट देखें आप गवर्नमेंट्स की, मैं पूरी दुनिया की सपोर्ट आवाम की नहीं कहूँगा,
जितनी दुनिया के ताकतवर मुल्कों की आप अंदाजा करें कि बरतानिया में एक वजीर ने थोड़ी सी हिमायत की कि भाई ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है उसको पास आना चाहिए और फलस्तीनियों की मदद करनी चाहिए, उसको सैक कर दिया बिल्कुल। वजीर को बरतानिया ने। और बरतानिया के होम सेक्रेटरी, जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं हम यहाँ, वो कहती है कि पुलिस को चाहिए कि जो प्रोटेस्टर्स निकल रहे हैं फलस्तीन के हिमायत में और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जो कत्ल गारत किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट पे नरमी ना बरतें, यानी कि सख्ती बरतें, यानी कि सख्ती करें उन प्रोटेस्ट पर। तो ये इस किस्म का जहाँ एटीट्यूड गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का, तो वहाँ तो फिर आप जंग को तो आगे बढ़ता हुआ देखेंगे ना आप। और जब ये आगे बढ़ेगा तो बात आप कर रहे थे कि ओआईसी की फोर्सेस की, भाई जब आपके नेटो फोर्सेज हैं वो एक इंटरनेशनल कानून के तहत बने हैं, यूएन चार्टर के तहत, चैप्टर 8 के तहत वो बने हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, वो मल्टीलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है। इनको किसने रोका है? कानून तो है, इंटरनेशनल कानून है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से ने दुनिया के मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग इस वक्त दर्द दिल रखने वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस जंग को रुकवाने के लिए तो कम से कम एक ग्रुप बना लें। इस जंग को रुकवाने के लिए तो कम से कम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील खान साहब और वक़ार अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, जंग किसी मसले का हल होती है और ना ही बर्बरियत से कोई कौम फतह की जा सकती है। अलबत्ता जुल्म और तशद्दुद से इंतकाम की आग ज़रूर सुलगती है। आज का मशरिक़ वुस्ता 75 साल पहले सुलगाई इसी इंतकाम की आग में जल रहा है। गज़ा पर आलमी बेहुसी और सफाकियत सबूत है कि मुहज़्ज़ब दुनिया की इक़दार और अखलाकियात भी इसी आग में जलकर भस्म हो चुकी हैं। देखना यह है कि अब किसकी बारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।